हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है इन्फ्लेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन को कॉन्सेप्ट के तौर पे समझते हैं। इन्फ्लेशन का हिंदी में मतलब होता है महंगाई। अगर आप चीज़ों को परचेज़ कर रहे हो तो लास्ट ईयर आपने जितने में परचेज़ किया है अब उसके दाम बढ़ गए हैं, अब आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर। मतलब कि लास्ट ईयर हमने 100 रुपये में 2 दर्जन केले खरीद लिए हैं, तो इस ईयर हमें वो एक ही दर्जन मिलेंगे क्योंकि अब उस केले की दाम बढ़ गई और हमारे पैसे की परचेजिंग पावर कम गई। ठीक है, तो रेट ऑफ जो हम परचेजिंग पावर के ड्रॉप होने का रेट कैलकुलेट करते हैं ये होता है बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स के इंक्रीज़ हो जाने का एवरेज प्राइस। अब बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ कैसे हो रहे हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हम सब मॉल गए हैं, तो मॉल में क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स को हमने खरीदा, अपने बास्केट में डाला, फिर हमने उसे बिलिंग कराया। तो सपोज़ करो कि लास्ट ईयर भी आपने सेम आइटम्स परचेज़ करके बास्केट्स में डाले हैं और आपने बिलिंग कराएं, तो आपको टोटल जो पे करना पड़ा वो 5000 पे करना पड़ा। बट इस ईयर उसी सेम आइटम्स को आपने परचेज़ किया और जब बिलिंग कराया तो आपके जो प्राइस टोटल निकल के आए वो 6000 या 7000 के आसपास आए। मतलब कि आपको अब ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं सेम अमाउंट के कमोडिटीज़ के लिए। ठीक है, तो जो बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड हो गया आपका वो ट्रे हो गया जिसमें आपने सारी चीज़ों को कलेक्ट किया था। एवरेज प्राइस उसके टोटल प्राइस को, जो कि हमने 5000 लास्ट ईयर और 7000 इस ईयर के तौर पे माना था। तो इस चीज़ से आप ये कंसेप्ट समझ सकते हो कि इसी में जो रेट इंक्रीज़ हुआ है हमारे परचेजिंग पावर के ड्रॉप होने की वजह से, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और टर्म आता है, वो होता है हमारा डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन से ठीक उल्टा, जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और प्राइसेस डिक्लाइन हो जाते हैं कमोडिटीज़ के। ठीक है, अब इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफ्लेशन, जैसा कि हमने पहले ही बात किया, विच इंडिकेट्स जनरल डिक्लाइन इन प्राइस व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो जीरो। अगर आपकी महंगाई की दर जो है जीरो हो गई और उससे नीचे चली गई तो फिर ये डिफ्लेशन आ जाता है। मतलब कि अब चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, रेट चीज़ों की अब वो कमते जा रही है। ठीक है, keep in mind that deflation shouldn't be confused with disinflation, which is a related term referring to the slowing down in a positive rate of inflation. देखो ये दोनों टर्म जो है डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि डिफ्लेशन में भी रेट कम रहा है और डिसइन्फ्लेशन में भी कमोडिटीज़ के रेट कमेंगे। बट ऐसे समझते हैं इसको कि डिफ्लेशन क्या हो गया, कि डिफ्लेशन जो हो गया फॉल इन द ओवर ऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। मतलब जैसे इन्फ्लेशन में सारे कमोडिटीज जो हमने रखे थे बास्केट में उसके रेट बढ़ रहे हैं, डिफ्लेशन में सारे कमोडिटीज़ के दाम कम रहे हैं, ओवरऑल जो बास्केट के एवरेज प्राइस है वो कम रहे हैं। ठीक है, और इससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि मान लो कि केला, संतरा, सेब, अंगूर सब हमने रखा है बास्केट में। लास्ट ईयर हमने उसके लिए 1000 रुपये परचेज़ किए, पे किए हैं, इस ईयर हमें उसे 700 रुपये में ही पे करना पड़ा। तो ये हो जाता है डिफ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो डिफ्लेशन इस तरीके से हम समझते हैं कि डिफ्लेशन कैसे होता है, हर एक कमोडिटीज़ के प्राइस में ओवरऑल जो गिरावट देखने को आती है वो डिफ्लेशन हो जाता है। बट डिसइन्फ्लेशन जो है, डिसइन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कम ना होता है। सपोज कि हम मान के चल रहे हैं कि अब हमारे कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है, फिर थोड़े टाइम के बाद ये 5% आएगा, फिर 4% आएगा, फिर 3% आएगा। तो ये जो डिक्लाइन है इन्फ्लेशन के परसेंटेज में, इसे हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। तो डिफ्लेशन कब होगा, डिफ्लेशन होगा जब हमारा इन्फ्लेशन जीरो हो गया है और फिर भी हमारा कमोडिटीज़ का प्राइस गिर रहा है। ठीक है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं। बट डिसइन्फ्लेशन जो है ये क्या है, ये है, देखो यहाँ पे लिखा है डिसइन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के रेट में जो चेंज आ रहा है वो हमारा डिसइन्फ्लेशन है। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा हम सबका। अब देखते हैं एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो होता है ये फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर हम डिफ्लेशन जब करते हैं तो इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सपोज़ कि डिफ्लेशन आ गया है और चीज़ों के दाम काफ़ी कम गए हैं, तो हम कुछ मार्केट में बूस्ट लाने के लिए, ठीक है, हम कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि इकोनॉमी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकवर हो पाए। ठीक है, द टर्म में बी यूज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमी रिकवरी ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि जब इकोनॉमी सुधर गई है तो हम इसमें कुछ पैसे डालेंगे ताकि इकोनॉमी वापस से स्टेबल हो पाए, बूस्ट हो पाए। इस टर्म को हम बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन इज अ पॉलिसी दैट इज इनेक्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो इसका गोल होता है टू स्पेंड आउटपुट, स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड कर्व द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। मतलब कि जीरो से नीचे जब इन्फ्लेशन हमारा चला गया तो क्या होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आएंगी कि हम इसे बूस्ट करें, इन्फ्लेशन रेट को हम बढ़ाएं ताकि हमारी इकोनॉमी में जो है वो बिजनेस वगैरह होते रहें
कमोडिटीज़ के रेट नॉर्मल हो जाएं। एक और टर्म होता है, ये होता है रिसेशन। रिसेशन होता है मतलब कि एक तरह से समझ लो कि बहुत मंदी बोलते हैं हम हिंदी में रिसेशन को। तो रिसेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंड प्रोलॉन्ग डाउन टर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब काफ़ी लंबे समय से समझ लो 2 या 3 क्वार्टर में हमने निगेटिव ग्रोथ देखा है जीडीपी का, ग्रोथ रेट हमारा माइनस में चला गया है, ठीक है। मतलब अभी इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है, +5 से अब अभी रहती है हमेशा 10 के आसपास भी कोविड के टाइम में चला गया था। तो ये जो ग्रोथ रेट है हमारा, अगर ये निगेटिव में चला गया लगातार 2 क्वार्टर में, मतलब कि तो जनरली हम मानते हैं कि कंट्री में रिसेशन आ गया। रिसेशन होता काफ़ी कम टाइम के लिए है, लेकिन इसकी जो रिप्रिकॉशंस हैं ये काफ़ी दिनों तक देखने को मिलते हैं। रिसेशन में होगा तो क्या होगा, ग्रोथ रेट नहीं है, बिजनेस चली जाएगी कंट्री की, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि लोग के पास पैसे नहीं होंगे। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो लोग के पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो लोग खर्च कैसे करेंगे, खर्च नहीं करेंगे फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हम रिसेशन बोलेंगे, मंदी बोलेंगे। मंदी किसी भी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है, इसीलिए इन्फ्लेशन का थोड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें देख लो, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है कि काफ़ी कम टाइम के लिए ही होता है रिसेशन, लेकिन इकोनॉमी इससे उभरने में इनको सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो नेशन ये जब रिसेशन आता है तो नेशंस क्या करती है, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ लेके आती है ताकि इसके रिस्क को कम किया जाए। तो अब ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दिए हैं जो इन्फ्लेशन से कोरिलेट करते हैं। अब हम वापस से इन्फ्लेशन के अपने टॉपिक पे आते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जनरली क्यों होगा, देश में महंगाई तब बढ़ेगी जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि एक जगह पे ठेला पे केले बिक रहे हैं, अगर सभी के पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं तो सब बोलेगा कि तुम 200 में दोगे, चलो 300 में दे दो, 400 में दे दो, कोई भी बार्गेनिंग नहीं करेगा। तो क्या होगा, ओवरऑल प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो इन्फ्लेशन का जो मेजर कॉज है वो देख लो, प्रिंटिंग एंड गिविंग अवे मोर मनी टू सिटीजन्स। इसमें मोर मनी टू सिटीजन्स में ये भी टर्म आता है जो हम लोग वेलफेयर स्कीम्स के तहत बहुत सारे पैसे देते हैं लोगों को, या फिर सब्सिडीज़ के जो पैसे मिलते हैं, इन सब से क्या होता है, सिटीजन्स के पास पैसे आते हैं। अगर हम नए नए नोट प्रिंट करते रहेंगे तो उससे भी इन्फ्लेशन के बढ़ने का चांसेस रहता है। इसके बाद देखो, लीगली डिवैल्यूइंग द लीगल टेंडर करेंसी, ठीक है। अगर हम पैसे की वैल्यू को कम कर दें, मान लो अभी हमारा 2,000 रुपये का नोट है, अगर हम इसे कम करके 3,000 रुपये कर दें, 1,000 रुपये कर देते हैं, 2,000 की वैल्यू 1,000 हो गई, तो अब जो है कमोडिटीज़ के लिए हमको 2,000 के कितने नोट देने पड़ेंगे, 2 नोट देने पड़ जाएंगे लगभग, तब जाके वो 1,000 रुपये रिटर्न करेगा। तो अगर हमने पैसे की वैल्यू को कम कर दिया तो भी महंगाई बढ़ जाती है। इसके बाद लॉन्गिंग न्यू मनी इनटू एग्जिस्टेंस एज रिजर्व अकाउंट क्रेडिट थ्रू द बैंकिंग सिस्टम बाय परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम बैंक्स ऑन सेकेंडरी मार्केट, द मोस्ट कॉमन मेथड। अगर मान लो कि बहुत सारे पैसे हमने मार्केट में निकाल दिए हैं, बॉन्ड जब बैंक परचेज करती है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड अगर बैंक परचेज करी तो क्या हुआ, पब्लिक से परचेज करी, पब्लिक ने बॉन्ड बेचा, खरीदा, तो पब्लिक क्या है, वो उस बॉन्ड को परचेज करेगा, बैंक बॉन्ड को परचेज करी पब्लिक से और पब्लिक को वो पैसे दिए गए। तो जब पब्लिक को वो पैसे मिल जाते हैं बॉन्ड परचेज होने के बाद, बॉन्ड का क्या सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड हमने खरीदा, मान लो कि एक बॉन्ड हमने खरीद लिया आज, 10 साल के बाद हमें उसके बदले थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड को वापस से परचेज करेगी तो पब्लिक को पैसे देगी, पब्लिक को पैसे देगी तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, इकोनॉमी में पैसा आया मतलब कि वो इन्फ्लेशन कॉज करेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, एक ठेले पर अगर केले बिक रहे हैं, 100 लोगों के पास 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है, कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके वो केले खरीद लेगा क्योंकि उससे पैसे की वैल्यू ना रही, ठीक है। तो मनी, अगर इकोनॉमी में मनी ज़्यादा सर्कुलेट होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। ये 3 मेजर रीजंस होते हैं किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन के आने का। अगर देखो इंडिया में क्या हुआ था कि कोविड के बाद से बहुत सारे पैसे बांटे गए थे, लोगों के पास काफ़ी पैसे आ गए, तो कोविड के टाइम में तो काफ़ी रेट बढ़ गया सारे कमोडिटीज़ का, डिमांड सप्लाई का भी अपना चेन ख़राब हो गया था। तो ये सब भी रीज़न था। अब देखो इसमें ऑन ऑल ऑफ दीज केसेस द मनी एंड अप लूजिंग इट्स परचेसिंग पावर। एग्जैक्टली मैंने एक एक करके डिफाइन कर दिया। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ दीज ड्राइव्स इन्फ्लेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो इन्फ्लेशन जो है इन सब बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक होता है बिल्ड इन इन्फ्लेशन। इन तीनों चीज़ के बारे में जानते हैं। तो कैसे इन तीनों से इन्फ्लेशन कॉज होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि वैसा सिचुएशन वेयर देयर इज़ नॉट इनफ प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग प्रोड्यूस टू कीप अप द डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा है लेकिन हम उस हिसाब से कमोडिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा,
लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे। अगर मान लो कि एक जगह पे थोड़े ही अमाउंट में चीज़ें बिक रही हैं लेकिन बहुत से लोग उसे लेना चाहते हैं, तो क्या करेगा वो अपने रेट को बढ़ा देगा। इससे ओवरऑल क्या होगा, प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन का रीज़न है। इसके बाद होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड अकर्स व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विस रेजेस फोर्सिंग बिजनेसेस टू रेज देयर प्राइसेस। अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या हुआ, हम किसी चीज़ को बना रहे हैं जब, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, जब हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो क्या होगा, इससे हम उस प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके बाद हम बात करते हैं बिल्ड इन इन्फ्लेशन की। तो बिल्ड इन इन्फ्लेशन क्या होता है, विच इज़ समटाइम्स रेफर्स एज अ वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है, अकर्स व्हेन वर्कर्स डिमांड हायर वेज टू कीप अप विथ राइजिंग लिविंग कॉस्ट। जब वर्कर्स जो हैं वो बोलेंगे कि आप मेरे वेज को बढ़ाओ क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई है, हमारे जीने के जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके रेट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। दिस इज इन टर्न कॉजेज बिजनेसेस टू रेज देयर प्राइसेस इन ऑर्डर टू ऑफसेट देयर रेजिंग वेज कॉस्ट। तो अगर मान लो कि लेबर बोलेगा कि मुझे ज़्यादा पैसे दो क्योंकि अभी के समय में पैसा का वैल्यू कम गया है, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है अपने डे टू डे सर्वाइवल के लिए, तो क्या होगा, बिजनेस जो है अपने कमोडिटीज़ के प्राइस को बढ़ाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो पैसा निकालेगा, तभी अपने लेबर्स का वो वेज बढ़ा सकेगा। तो इससे क्या होता है, इससे भी कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज़ कर जाते हैं। यहाँ पे देखो पिक्टोरियल ग्राफ है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव स्नीकर बिक रहा है यहाँ पे, तो पहले 100 रुपये में बिक रहा था, बहुत से लोगों ने इसका डिमांड किया, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो थी नहीं उतनी, तो डिमांड ज़्यादा था, तो इसके दाम को बढ़ा के $150 कर दिया गया। इसके बाद एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसे कि बलून या हीलियम गैस भरा हुआ है, तो इसमें क्या है कि हीलियम का कॉस्ट जो है पहले $10 था, अब $20 हो गया, तो क्या होगा, बलून का रेट भी ऑटोमेटिक $5 से $10 हो जाएगा। बिल्ट इन इन्फ्लेशन के बारे में हमने समझा कि जैसे ही प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो लेबर्स जो हैं वो डिमांड किए वेज की रेज करने का, तो जो कंपनी है वो क्या करी, अपना जो प्रोडक्शन है जिसमें उसका कॉस्ट लग रहा था उसके प्राइस को बढ़ा दिया उसने, ताकि इधर से जो पैसे आएंगे उससे वो इसका वेज बढ़ा सके, तो ओवरऑल जो है वो प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है। अब हम इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्टेड सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज मल्टीपल टाइप ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड आर कैलकुलेटेड एंड ट्रैक्ड एज पर इंडेक्सेस। तो जनरली जो है हम दो तरह के इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं। पहला होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड दूसरा होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है मेनली इसमें क्या होता है कि हम जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करें उन आइटम्स को बेसिकली फोकस करते हैं, मतलब कस्टमर एंड पे जो भी हमारा प्राइस लग रहा है हम उसे फोकस करेंगे, ठीक है। तो CPI इज मेजर्ड दैट एग्जामिन द वेटेज एवरेज प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्राइमरी कंज्यूमर नीड। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर नीड है, जो डे टू डे लाइफ में हर एक कंज्यूमर यूज़ करेगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मेडिकल केयर, ये सब आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट का टोटल 299 आइटम्स है इस बास्केट में। आपको कौन कौन से आइटम है उतने याद नहीं रखने हैं, बस आप इतना समझ लो कि ये जो बास्केट है ये कंज्यूमर एंड पे होता है, ठीक है। जब सारे रॉ मटेरियल बिक गया, जब लास्ट प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसके प्राइस से ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, द प्राइसेस इन कंसिडरेशन आर द रिटेल प्राइसेस ऑफ ईच आइटम आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय द इंडिविजुअल सिटीजन। तो जो रिटेल प्राइस है, जैसे आप मॉल में सामान खरीदते हो या दुकान से सामान खरीदते हो, एक चॉकलेट, बिस्किट, कुछ भी खरीद रहे हो, उसका जो लास्ट एंड प्राइस है उस प्राइस को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बाद आता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अनदर पॉपुलर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इट मेजर्स एंड ट्रैक द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड इन स्टेज बिफोर द रिटेल लेवल। देखो, वो हमारा कंज्यूमर प्राइस था, वो डायरेक्टली हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता था, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये रिटेल से पहले का होता है। होलसेल में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा कॉटन प्राइस, रॉ कॉटन, कॉटन यार्न, या ये सब जो भी रॉ मटेरियल है हमारा, कॉटन क्लोथिंग, जो रिटेल से पहले का है, इसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में कैलकुलेट करते हैं। मतलब फैक्ट्री में जब सामान आ रहे हैं, रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज़ को कितने फेस करने पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन, इस चीज़ को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, इज़ इन्फ्लेशन गुड और बैड। तो देखो, इन्फ्लेशन के बारे में हमने समझ लिया अभी तक कि महंगाई क्यों होती है, कैसे हो जाती है, क्या क्या चीज़ है जो महंगाई को पुश करते हैं। बट हमने साथ साथ डिफ्लेशन के भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे हैं कि डिफ्लेशन आने के बाद कैसे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है। अगर पैसे की वैल्यू गिर गई तो क्या होगा,
मतलब चीज़ें महंगी, मतलब चीज़ें तो बहुत सस्ती हैं लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं उन चीज़ों की, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम गई है। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक तरह से ये माना जाता है कि टू मच इन्फ्लेशन इज जनरली कंसिडर्ड बैड फॉर इकोनॉमी। अगर चीज़ें के दाम बहुत बढ़ गए तो क्या होगा, इकोनॉमिक कोलैप्स करने के डर रहते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है तो लोग खरीदेगा कैसे। वाइल टू लिटिल इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड हार्मफुल। लेकिन अगर महंगाई बहुत कम गई है तो भी ये हार्मफुल है, क्योंकि कंट्री को चलने के लिए, बिजनेस को रन होने के लिए थोड़े इन्फ्लेशन की ज़रूरत है। तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, 2 प्लस जो इन्फ्लेशन है वो है 4 ± 2, मतलब कम से कम 2% का इन्फ्लेशन होना चाहिए ईयरली और ज़्यादा से ज़्यादा 6% का इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये आरबीआई का अपना है एस्टिमेशन कि हम जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको 4 ± 2 पे रखेंगे। ठीक है, इसीलिए ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। मेनी इकोनॉमिस्ट एडवाइस फॉर द मिडिल ग्राउंड ऑफ लो एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन अराउंड 2% पर ईयर, तो मिनिमम 2% होना ही चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के जो मेजर इफेक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं। इन्फ्लेशन कैन अफेक्ट द इकोनॉमी इन सेवरल वेज। फॉर एग्जांपल, इफ इन्फ्लेशन कॉज नेशंस करेंसी टू डिक्लाइन, this can benefit exporter by making their goods more affordable when priced in the currency of foreign nation। अगर इन्फ्लेशन आ गया तो सबसे पहले क्या होगा कि करेंसी की वैल्यू कम जाएगी। देश में इन्फ्लेशन आ गया तो हमारे रुपीज़ की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएंगे। तो जो एक्सपोर्टर हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज़ में बेचेंगे। ठीक है, तो इसका तो एक तो बेनिफिट एक्सपोर्टर को होगा, बट क्या होगा कि इंडियन मार्केट में तो प्रोडक्ट कम जाएंगे ना, इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी कम जाएंगे इससे। दूसरा क्या होगा कि एक्सपोर्ट हमारे देश में कम आएगा, क्योंकि हमारे देश की करेंसी काफ़ी कम जा रही है वैल्यू उसकी। ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स जो है मेकिंग फॉरेन मेड गुड मोर एक्सपेंसिव। अगर एक्सपोर्ट करेगा हमारे देश में कोई, तो चूँकि रुपीज़ की वैल्यू पहले सपोज हम 100 मान के चल रहे थे, पहले $1 की वैल्यू 100 हो गई है, पहले वो 80 थी। तो अब अगर वो $5 का या $10 का कोई सामान बना रहा है तो उसके लिए हमको कितना पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो एक्सपोर्टर्स के ऊपर इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे देश में जो है फॉरेन ट्रेड कम आएंगे, इससे हमारा ओवरऑल ग्रोथ पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के इफेक्ट्स हमें इन्फ्लेशन को देखने को मिलते हैं ब्रॉड लेवल पे। इसके बाद देखो, व्हाई इज़ इन्फ्लेशन सो हाई राइट नाउ। तो इन्फ्लेशन अभी इतना ज़्यादा क्यों है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था 2022 में, जो इन्फ्लेशन रेट है यूएसए और अराउंड द वर्ल्ड जो है काफ़ी देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इससे पहले 1988 के बाद ये काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। तो पहला रीज़न तो था कोविड-19। कोविड-19 में क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था और अदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लिए गए थे जो कि पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया। फ्रॉम फैक्ट्री क्लोजर्स टू बॉटलनेक्स एट द मरीन पोर्ट, मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्टेशंस थे वो काफ़ी अफेक्ट हुए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इशूज स्टिमुलेटेड चेक एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट टू हेल्प बर्न ऑफ फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ दोज मेजर्स ऑन इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो मतलब कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि हर एक चीज़ जो है अपने लेवल पे नहीं थी, ग्लोबल सप्लाई चेन में एरप्शन देखने को मिला, जो भी है ख़राब हो गया सारा चीज़, और साथ ही साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी बढ़ गया। इन सब वजह से जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा जल्दी से कंट्री पे इफेक्ट किया है कोविड के बाद से। व्हेन कोविड-19 वैक्सीन बिकम वाइड स्प्रेड एंड द इकोनॉमिक रैपिडली बाउंस बैक डिमांड, ठीक है, डिमांड क्विकली आउटपुट सप्लाई व्हेन विच इज़ स्टिल स्ट्रगल टू गेट बैक टू द प्री कोविड लेवल। देखो क्या हुआ, टोटल मैटर क्या हुआ था कि कोविड के टाइम में जो था ना, डिमांड एंड सप्लाई ख़राब हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह रोक दिए गए थे बहुत सारे जगहों पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ, उस टाइम में तो चीज़ें बहुत सस्ती भी मिल रही थी, बहुत नॉर्मल रेट पे मिल रही थी। लेकिन आफ्टर कोविड क्या हुआ, वापस से टूरिज्म सेक्टर बूस्ट हो गया, वापस से लोगों के पास इनकम आने शुरू हो गए, वापस से लोगों के जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो इस केस में क्या हुआ कि जब डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उसे टैकल करने के लिए सप्लाई चेन उतना था नहीं। अभी तक ये स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, इसी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन अभी फेस कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर रीज़न था वो था रसिया और यूक्रेन का वॉर। रसिया यूक्रेन का वॉर ठीक कोविड के बाद आ गया, तो मतलब कोविड अभी स्टेबल भी नहीं हुआ, और ये वॉर होने के बाद क्या हुआ कि रसिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉसिल फ्यूल का, साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स का। तो जो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो रसिया पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, अगेंस्ट जो सप्लाई चेन है वो ख़राब हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि चीज़ों के दाम महंगे हो गए। ठीक है,
जैसे ही सप्लाई चेन ख़राब होगा, सामान आने बंद हो जाएंगे तो चीज़ों के दाम महंगे हो जाएंगे। आपने रिसेंट न्यूज़ अगर फॉलो किया होगा तो देखा होगा कि इंडिया पे भी काफ़ी प्रेशर डाला गया था कि रसिया से ऑयल परचेज़ ना करें यूएसए और नाटो कंट्री के द्वारा, बट फिर भी इंडिया ने किया। तो ये सारे जो हैं 2 मेजर रीज़न थे, तो कोविड-19 सप्लाई चेन ख़राब होना और दूसरा रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी सप्लाई चेन ख़राब हुआ था। तो इन 2 मेजर रीजंस की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये थी इन्फ्लेशन के ऊपर हमारी आज की छोटी नहीं काफ़ी डिटेल वीडियो। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।